अम, नमस्ते। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज का जो हमारा चैप्टर है जिसके हम लोग शॉर्ट नोट्स अभी स्टडी करने वाले हैं, दैट इज़ स्टैटिस्टिक्स। इस चैप्टर के बारे में बताया जाए तो जेई मेन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हर एक साल आप मान के चल सकते हैं कि इससे 4 मार्क्स के क्वेश्चंस तो आना फिक्स ही है। पहले ये जे एडवांस के सिलेबस में नहीं था, लेकिन अब जो है ये जे एडवांस के सिलेबस में भी आ चुका है। इस चैप्टर में यदि आपको अच्छा स्कोर करना है तो हमें दो चीज़ का ध्यान रखना है। पहला जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कैलकुलेटर अलाउड नहीं रहता है, तो कैलकुलेशंस स्किल जो है अपना काफ़ी अच्छा होना चाहिए। कैलकुलेशन से घबराना नहीं है। और सेकेंड जो है, दैट शुड बी एक्चुअली कि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो फॉर्मूला के लिए हमने पूरा का पूरा फॉर्मूला एक जगह लिख रखा है। यदि मैं बात करूँ तो सेंट्रल टेंडेंसी दो तरह के होते हैं, एक तो मैथमेटिकल एवरेज एंड अनदर वन इज पोजिशनल एवरेज। मैथमेटिकल एवरेज में यदि बात किया जाए तो इसमें मीन आ जाता है। मीन को अरिथमेटिक मीन भी बोल देते हैं, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। पोजिशनल एवरेज की बात किया जाए तो इट विल बी एक्चुअली मीडियन और मोड। अरिथमेटिक मीन निकालने का तरीका क्या है? तो दो तरह के यहाँ पे हमने डिस्ट्रीब्यूशन लिया है। पहला है अनग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसके लिए जितने भी आपके पास डाटा है सभी डाटा को आप ऐड कर दीजिए, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डाटा। ठीक है ना? मान लीजिए कि कोई ऐसा अनग्रुप्ड या ग्रुप्ड डाटा है लेकिन उसमें फ्रीक्वेंसी है, तो अपन क्या करते हैं मीन निकालने के लिए? समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी, मतलब f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस एंड सो ऑन f n x n डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं, तो फाइनली हमारा आंसर आ जाता है। ये अपने को याद रखना है कि टोटल फ्रीक्वेंसी को अपन कैपिटल एन से लिखते हैं। ठीक है ना? नेक्स्ट हमारा पॉइंट है मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग एम। एम को कैलकुलेट करने का क्या क्या तरीका हो सकता है? तो यदि आपके पास जो डाटा है दैट विल बी वेरी सिंपल, तो आप क्या कर दीजिए, पहला है डायरेक्ट मेथड, समेशन ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाय एन। मान लीजिए कि कोई डाटा है जो कि थोड़े से टफर है, मतलब कैलकुलेशंस वाइज में भी थोड़ा सा टाइम ले सकता है, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो एज्यूम्ड मीन मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड। एज्यूम मीन मेथड में क्या है कि आप कोई मीन को एज्यूम कर लीजिए, जो कि यहाँ पे देख पा रहे हो कि एक्स बार इजकल टू ए प्लस समेशन ऑफ f(i) di डिवाइडेड बाय एन। जहाँ पे ए क्या है, ए अपने पास है एज्यूम मीन, और डी आई क्या है, डी है, डी आई मतलब डिविएशन है, एक्स आई माइनस ए लिखते हैं। ठीक है ना? स्टेप डेविएशन टेक्निक क्या है इसमें यदि बात किया जाए तो एक्स बार का फॉर्मूला होता है ए प्लस समेशन ऑफ f(i) डिवाइडेड बाई एन इंटू एच। जहाँ पे यू आई है डी आई बाई एच, और डी आई का वैल्यू एक्स आई माइनस ए बाई एच है। ठीक है। नेक्स्ट है अपने पास वेटेड अरिथमेटिक मीन। तो इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल सा है, जहाँ जहाँ फ्रीक्वेंसी है फ्रीक्वेंसी की जगह पे उसका वेट लिख देना है। सो W1 x1, पहले फॉर्मूला आता था f1 x1, अब फॉर्मूला क्या आ जाएगा, W1 x1 प्लस W2 x2 एंड सो ऑन WN x n डिवाइडेड बाई W1 प्लस W2 प्लस WN। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टर्म है दैट इज नोन एज कंबाइंड अरिथमेटिक मीन। कंबाइंड अरिथमेटिक मीन का क्या मतलब, कभी कभी इसे मीनों का मीन भी बोला जाता है। जैसे देवों का देव होता है ना, ऐसे ही अपन बोल सकते हैं मीनों का मीन। तो कंबाइंड अरिथमेटिक मीन का सीधा साधा मतलब ये है कि आपके पास बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस होंगे, उसका मीन गिवन होगा, और फाइनली आपको टोटल मीन निकालना है। तो कंबाइंड अरिथमेटिक मीन कैसे निकाल सकते हैं? यू कैन सिंपली फाइंड आउट n1 x1 बार, n2 x2 बार, n3 x3 बार आर डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3। कुछ प्रॉपर्टीज जो कि याद रखना चाहिए अपने को, प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन के कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे पहला प्रॉपर्टीज हमने लिख रखा है, अलजेब्राइक सम ऑफ डिविएशन ऑफ वेरिएट फ्रॉम देयर एम इज ऑलवेज जीरो होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और इसे अपन डिराइव भी कर सकते हैं, बट डिराइव करने की जरूरत नहीं है। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिविएशंस ऑफ वेरिएट फ्रॉम देयर एम इज मिनिमम, दैट इज समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर इज मिनिमम लिख सकते हैं। एम इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन एज्यूम्ड मीन। हाँ, यदि आपने कोई भी मीन एज्यूम किए हो तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने क्या मीन को एज्यूम किया और उससे निकालते हैं। तो जनरली हम लोग जब भी एज्यूम मीन मेथड लगाते हैं ना, तो हम लोग का ये ट्राई रहता है कि कैलकुलेशंस थोड़ा इजी हो, तो फॉर इजियर साइड हम लोग क्या करते हैं कि मीन वही एज्यूम करते हैं जो लगभग लगभग बीच में हो। ठीक है।
अब हम लोग देखते हैं मीडियन। तो मीडियन में दो तरह के चीज़ अपने को पढ़ना है। पहला है अनग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपको सबसे पहला मान लीजिए कि कुछ डाटा है, उनका मीडियन लिखना है। तो मीडियन का मतलब होता है मिडल टर्म, बीच वाला, एग्जैक्ट बीच वाला टर्म क्या है वो लिखना है। तो सबसे पहले आप जितने भी डाटा है वो सभी के सभी डाटा को या तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। ठीक है। जब आपने इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा, तो लिखने के बाद जैसे मान लीजिए 1 2 3 है, तो 2 हो जाएगा उसका मीडियन। करेक्ट। तो मैं डायरेक्ट इसको फॉर्मूला लिख लिख रहा हूँ यहाँ पे कि मीडियन कैसे निकालते हैं। तो वी कैन सिंपली राइट Tn+0/2 Tn+1/2 Tn+2/2। तो यदि आपके पास नंबर ऑफ टर्म ऑड है, तो ऑब्वियस ही बात है एक ही मिडल टर्म आएगा, दैट शुड बी T(n+1/2)। लेकिन मान लीजिए कि नंबर ऑफ टर्म इवन है, तो उस केस में दो मिडल टर्म देखने को मिलेगा। तो वो क्या क्या होगा, Tn+0/2 Tn+2/2। दोनों का एवरेज ले लेंगे तो फाइनली हमारा मीडियन आ जाता है। इसको याद रखने का सिंपल सा ट्रिक ये भी है कि 0 और 2 जो है आपके पास, 0 और 2 यदि देखा जाए तो 0 और 2 इवन है। तो इवन के लिए ये ऐसे, और ऑड के लिए 1 ऑड है तो ऑड के लिए Tn+1/2 हो जाता है। फाइन। और ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यदि आपको मीडियन निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं, उसका सिंपल सा छोटा सा फॉर्मूला है L+N/2 माइनस कैपिटल F डिवाइडेड बाय F इंटू एच। जहाँ पे L क्या है, L है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, कैपिटल F क्या है जस्ट इन फ्रंट ऑफ N/2, स्मॉल h क्या है क्लास साइज, और स्मॉल f क्या है सेल्फ फ्रीक्वेंसी। ठीक है। तो ये चीज़ अपने को ध्यान रखना है। इसमें भी कई कई बच्चे गलती करते हैं कि जनरली बच्चे जो है ना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं निकालते हैं। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना ज़रूरी है। ठीक है। अब हम लोग मीडियन ही एक ऐसा टर्म है जिसमें अपन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, बाकी जगह क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके। फाइन। अब हम लोग बात करते हैं मोड के बारे में। तो मोड का फॉर्म, मोड क्या है बेसिकली ऐसे चीज जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा बार जो रिपीट हुए हो डाटा, दैट इज नॉन एज मोड। तो अपने पास दो तरह के डाटा है, एक तो है अनग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा है ग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन। तो अनग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन में यदि अपन मोड निकालेंगे, तो सबसे पहले अपन को ये चेक करना है कि डाटा जो है ज़्यादा से ज़्यादा कितने बार रिपीटेड है। जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होगा डाटा, सो इट इज़ नॉन एज द मोड ऑफ दैट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस में यदि मैं बात करूँ, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में मोड का फॉर्मूला आ जाता है L+F0 - F1 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स F0 - F1 - F2 इंटू एच। जहाँ पे L क्या है, L है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, याद रखना अपने को। F0 या F0 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। F1 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग मॉडल क्लास। F2 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग मॉडल क्लास। मतलब अब मॉडल क्लास के जस्ट फ्रीक्वेंसी के बाद वाला फ्रीक्वेंसी अपने को लिखना है। H क्या है, क्लास इंटरवल ऑफ द मॉडल क्लास। ठीक है। कई बार हमें नॉर्मली ये पूछा जाता है कि मीन मीडियन और मोड में क्या रिलेशन है। तो आपको ये याद होना चाहिए कि मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन। इसे अपन हमने तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाता था, तो मैंने क्या किया कि सिंपली ऐसे ही याद कर लिया है कि मीन मीडियन मोड जो होता है ना, दैट इज 1:2 रेशियो में डिवाइड करता है। जो इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला है उस तरह से, मतलब यदि आप मीडियन लिखेंगे, सो मीडियन इज इक्वल टू 1 इंटू मोड, ये तो फॉर्मूला आता था, +2 इंटू मीन डिवाइडेड बाई 1+2। तो डायरेक्ट अपन लिख सकते हैं, यही रिजल्ट अपने को देखने को मिल जाएगा। तो आप याद रख सकते हो कि मीन का मीडियन और मोड 1:2 में डिवाइड करता है। कई बार बच्चे को मन में ये भी कंफ्यूजन होता है कि 1:2 और 2:1, तो उसके लिए भी हमने क्या याद रखा है कि मोड मतलब ज़्यादा, तो ज़्यादा मतलब 2 मोड के साइड में होना चाहिए। ठीक है। ओके। नेक्स्ट हमारा है मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। तो रेंज, मीन डिवीएशन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिवीएशन और क्वार्टाइल डिवीएशन उसमें हमें देखना है। ठीक है। तो रेंज में एक छोटा सा इसमें याद रखना है कि रेंज में कोफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला याद होना चाहिए, दैट विल बी डिफरेंस ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज डिवाइडेड बाय सम ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज।
हाँ, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मोस्टली एग्जाम में। यदि मैं बात करूँ तो मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं वो यही से बनते हैं, ठीक है ना। क्योंकि ये बात किया जाए तो इसमें सारा कॉन्सेप्ट यूज हो जाता है जो अभी तक आपने पढ़ाई किया। पिछला कॉन्सेप्ट तो आपने हो सकता है 9th 10th में भी देखा होगा, लेकिन ये वाला चीज़ अभी आप 11th में ही देखते हैं। ओके। तो मीन डिविएशन में क्या है, मीन डिविएशन का फॉर्मूला होता है मॉडुलस ऑफ एक्स आई माइनस ए, आई इज इक्वल टू 1 to n डिवाइडेड बाय एन। तो अनग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये अपने पास आना चाहिए फॉर्मूला। और ये याद रखिएगा कि यहाँ पे मॉडुलस लगता है। यदि आपके पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास इसमें क्या आ जाएगा, सिर्फ एफ आई चेंज हो जाएगा और फाइनली एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाई एन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं वेरिएंस। वेरिएंस को हम लोग बेसिकली लिखते हैं जनरली सिग्मा स्क्वायर से, ठीक है ना। तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा स्क्वायर इजकल टू समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। यहाँ पे बेसिकली स्क्वायर हो जाता है, ये चीज़ ध्यान में रखना है। वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई होल स्क्वायर बाई एन डिवाइड बाई एक्स माइनस ऑफ एक्स बार का स्क्वायर। ओके। एक्स बार को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये कोई चैलेंजिंग वाली बात नहीं है। कभी कभी बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि सर ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप लगता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब आप डेरिवेशन इसको देखेंगे तो यू विल गेट कि आंसर यही आता है, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूला मतलब आपको 100% याद करके ही जाना है। और बहुत बार इस फॉर्मूला से भी आंसर्स आए हैं। सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ डी आई स्क्वायर बाई एन माइनस समेशन ऑफ डी आई बाई एन का होल स्क्वायर। तो बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो ये भी फॉर्मूला याद कर लेना है, ठीक है ना। यदि आपको वेरिएंस निकालना आ गया तो स्टैंडर्ड डिविएशन बहुत ही आसान है। स्टैंडर्ड डिविएशन में हम लोग सीखते क्या है कि वेरिएंस का पॉजिटिव स्क्वायर रूट यदि आपने ले लिया तो दैट इज नोन एज स्टैंडर्ड डिविएशन। मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन यदि मैं लिखूं तो दैट इज पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा स्क्वायर, ठीक है ना। उसे सिग्मा से अपन लिखते हैं, ये याद होना चाहिए, ठीक है। कभी कभी बच्चे ये भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर स्क्वायर रूट किस में आता है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन और स्क्वायर रूट, एस फोर स्टैंडर्ड डिविएशन, एस फोर स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट में दो टर्म है और स्टैंडर्ड डिविएशन में भी दो टर्म है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। यदि मैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूँ तो सिर्फ इसमें क्या होगा, फॉर्मूला में सिर्फ एफ आई आ जाता है डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आ जाएगा। ओके। सो फाइनली ये सिमिलर फॉर्मूला अपने को देखने को मिलता है। तो ये फॉर्मूला जरूर याद रखिए, बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं। कई बार मतलब ये क्वेश्चंस भी आते हैं। और प्रॉपर्टीज, ये इसमें हमने सारे के सारे प्रॉपर्टीज को एक जगह रख करके बना रखा है, दैट इज नोन एज सुपर मसाला, ठीक है। ये सुपर मसाला हम यदि बात करेंगे तो क्या है ये सुपर मसाला। तो आपके पास बहुत सारे डाटा है, X1 X2 X3 से लेकर के XN। मान लीजिए आपने सभी डाटा में अल्फा ऐड किया तो रिजल्टेंट मीन जो आएगा, न्यू मीन, वो अल्फा से इंक्रीज होकर के दिखाई देगा। अल्फा सब्ट्रैक्ट किया तो न्यू मीन क्या हो जाएगा, इट विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अल्फा। यदि आपने अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया तो न्यू मीन क्या आ जाएगा, अल्फा टाइम्स एक्स बार। यदि आपने अल्फा से डिवाइड कर दिया तो न्यू मीन इज एक्स बार बाय अल्फा। मतलब आपने जो ऑपरेशन किया सिमिलरली हमें वैसा ही मीन में दिखाई देता है, ठीक है। वेरिएंस में क्या आएगा, वेरिएंस में यदि आप देखेंगे तो अल्फा प्लस और माइनस ऐड करने पे वेरिएंस में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इट शुड बी सेम। लेकिन यदि आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो जो न्यू वाला वेरिएंस आएगा दैट शुड बी अल्फा स्क्वायर टाइम्स आ जाएगा। डिवाइड किया तो न्यू वाला जो वेरिएंस आएगा दैट इज डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर आ जाएगा। ओके। और ये अल्फा टाइम्स एक्स आई प्लस बीटा किया तो अपने को पता है कि एडिशन करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे उतना टाइम्स स्क्वायर हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे अल्फा स्क्वायर आ गया, प्लस बीटा और माइनस बीटा करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
और वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन में आपको रिजल्ट पता ही है कि स्क्वायर रूट करने पे आ जाता है, तो जो यहाँ पे वो सेम आ जाएगा। अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर रूट यदि आप देखेंगे तो दैट इज कमिंग एक्चुअली मॉड ऑफ अल्फा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मॉड ऑफ अल्फा टाइम्स सिग्मा आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाले में देखेंगे तो जो अपने पास है वो डिवाइड में आ जाएगा मॉड ऑफ अल्फा। तो हमने जस्ट सिंपली डिवाइड कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेम ही चीज़ रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये टेबल जरूर याद रखिएगा, इससे बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं हर एक साल, मतलब इससे क्वेश्चन तो आना ही है, ठीक है। मीन डिविएशन में क्या फ़र्क पड़ेगा, अल्फ़ा ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने पे मीन डिविएशंस बिल्कुल सेम ही रहता है। यदि आपने अल्फ़ा से मल्टीप्लाई किया या डिवाइड कर दिया, तो यदि मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो मीन डिविएशन भी मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाता है, लेकिन मॉड ऑफ अल्फ़ा लगा देना है, ठीक है। एक और फॉर्मूला जो हमें याद रखना है कि आपके यदि वेरिएंस निकाला जाए सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, तो इसका आंसर होता है एन स्क्वायर माइनस 1/12, ठीक है ना। कभी कभी कंबाइंड वेरिएंस निकालने के लिए भी पूछा जाता है, तो कंबाइंड वेरिएंस के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, N1 सिग्मा वन स्क्वायर D1 स्क्वायर, N2 सिग्मा टू स्क्वायर D2 स्क्वायर, N1 प्लस N2। बेसिकली मैं क्या लिख रहा हूँ कि आपके पास दो सीरीज है, उनके सिग्मा वन पता है, सिग्मा टू पता है, N1 N2 पता है, तो अपन इस फॉर्मूला का यूटिलाइज करके निकाल सकते हैं। कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन, ये भी याद होना चाहिए, एनसीईआरटी में भी दे रखा है फॉर्मूला, सिग्मा अपॉन एक्स बार। और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यदि पूछा जाए तो सिग्मा अपॉन एक्स बार मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। सो आई होप कि ये वीडियो सबको अच्छा लगा होगा। यदि आपके मन में कोई क्वेश्चन है या आप चाह रहे हो कि हम कोई नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो बनाएं, तो प्लीज़ जो है आप कमेंट करके हमें बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू।